हाँ हाँ था, अच्छे कोचिंग में पढ़ा था मैं। स्प्लिट वाला था, तभी नया नया आया था। हाँ देखो, क्यों नहीं हुआ, एक तो क्लास में करवाया हुआ है। चलो बता दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा ये के क्या है, व्हाट इज के? डायमेंशनलेस होता है कि डायमेंशनल होता है? डायमेंशनलेस, डायमेंशनल कांस्टेंट है वो। ठीक है। चले आगे। इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा। ये डिस्क है और इसके एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा है क्यू बाय ए, क्यू निकालना होगा सिग्मा इंटू ए करेंगे। ये थीटा आई का मतलब समझना, ये अंदर से ऐसा होल है, ठीक है। तो ये अंदर वाले सरफेस का जो एंगल है पी पॉइंट से, इसी को हमने क्या बोला है, थीटा आई, इनर वाला एंगल। और ये बाहर वाले सरफेस का जो एंगल है, इसी को हम बोलेंगे थीटा ओ, या थीटा आउट वाले का, बाहर वाले का, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम जुगाड़ करके इनफाइनाइट शीट करेंगे। इससे क्वेश्चन कम है, जेई मेंस में भी कम है, एडवांस वगैरह में भी कम ही है। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो इनफाइनाइट शीट का है। पीछे इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, यहाँ पे इनफाइनाइटली लार्ज
शीट हो जाएगी। क्या क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, इसी डिस्क को शीट बनाना है तो शीट अंदर से होल तो नहीं होगा, तो ये इनर सरफेस क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ग्रीन वाला अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो 0 हो जाएगा, और ये एंड क्या इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो इन्फिनिटी पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, तो एक एंगल 0 लेना है, एक एंगल कितना लेना है 90। थीटा आई कितना हो जाएगा इनफाइनाइट शीट में 0, और ये कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 कितना होगा 0, और कॉस 0 फॉर्मूला क्या बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, नहीं, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो फील्ड हो जाएगी समवॉट कांस्टेंट। पहले इसको लिख लो, तो लिख लिए क्या, इसी के नीचे ही मैं लिख रहा हूँ फॉर इनफाइनाइट शीट क्या क्या अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे, इस पे क्वेश्चंस कम होंगे अगेन, इनफाइनाइट शीट पे बहुत क्वेश्चंस है। पॉजिटिव चार्ज देने पे ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट और थर्ड। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो ग्राफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लांटेड, कैसा हॉरिजॉन्टल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। नेगेटिव चार्ज देते तो इधर और इधर बना देते सेम ग्राफ, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये बना लो। सपोज पोटेंशियल पूछ दिया किसी की वजह से, तो रेयरली दे आस्क इट बट दे डू आस्क इट। फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कम ऑन, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैरी आउट करना पड़ेगा आपको, सब में आ रहा है बात समझ में। तो अगर पोटेंशियल पूछा तो आपको फील्ड पता है, फील्ड को रख के आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। चलो आगे शिंजिता।
अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे सेंटर पे फील्ड किधर होगी? अवे में किधर? इधर बनाऊं कि उधर बनाऊं कि वर्टिकली नीचे बनाऊं? वर्टिकली नीचे जाएगा, क्योंकि आड़े टेढ़े वाले का अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट भी लोगे तो इसकी वजह से सपोज इधर आ रहा है, इसकी वजह से इधर आ रहा है, आप कंपोनेंट उठाओगे तो हॉरिजॉन्टल वाले सब कट के कहाँ बचेगा? बस नीचे ही बचेगा। तो नेट फील्ड जो होगी वो ऑलवेज नीचे दोगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर, नेगेटिव होता तो ऊपर। ठीक है, तो पॉजिटिव में अवे, नेगेटिव में ऊपर, ये होगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला याद रखना, इस पे पूछते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन क्या? लेंथ, Q बाय एल। यहां पे ये लेंथ क्या लोगे? आर्क लेंथ लिखना ज्यादा बेटर है। तो Q निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? लैम्बडा इंटू आर्क लेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, टू के लैम्बडा बाई आर, और किसकी वजह से आया था? टू के लैम्बडा बाई आर और किसकी वजह से आया था? लाइन चार्ज की वजह से। तो लाइन चार्ज वाला जो फॉर्मूला है टू के लैम्बडा बाई आर, वो होगा ही इंटू क्या कर देंगे? साइन ऑफ अल्फा बाई टू। साइन अल्फा अपॉन टू नहीं करना है, एंगल का आधा करके फिर साइन निकालोगे। और शेल्स वगैरह तो आपको करवा दिया था क्लास में, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सब। इसके अलावा उसका क्वेश्चन होता है। हाँ, फुल वायर के सेंटर पे अगर सपोज ये इसको कंप्लीट करके मैं रिंग बना दूं, इस पे चार्ज प्लस क्यू दे दूं, यही चार्ज 2πr लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सेंटर पे फील्ड पूछूं, क्या आंसर करोगे? अब जब इसको पूरा लूप बना दिया तो ये अल्फा कंप्लीट होके कितना हो गया? 360। 360 का हाफ 180। साइन 180 पे क्या वैल्यू लेता है? 0। तो साइन 180 0 होने की वजह से फील्ड 0। क्या इसको किसी और लॉजिक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहां पे छोटा सा dq चार्ज इमेजिन करो। इस dq चार्ज की वजह से फील्ड कहां होगी? सेंटर पे, अवे नीचे। इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी क्या एक dq चार्ज होगा? इसकी वजह से फील्ड कहां होगी? डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऊपर। क्या ये दोनों फील्ड्स कैंसल आउट करेंगी? ऐसा ही पूरे पेरीमीटर पे होगा। हर एक छोटे से चार्ज के लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे चार्ज होगा जो उसकी फील्ड को क्या कर देगा? कैंसल कर देगा। इसीलिए नेट फील्ड सेंटर पे रिंग के कितना आ जाएगा? 0। क्या पोटेंशियल भी 0 होगा? इस केस में फील्ड तो सेंटर पे 0 है, एग्रीड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 0। पोटेंशियल ये भी 0, नॉन 0। अरे क्या गिरा रहे, उठा रहे, नॉन 0 होगा। ये बात ठीक है, नॉन 0 है। कांस्टेंट या वेरिएबल?
पोटेंशियल कांस्टेंट या वेरिएबल? क्या होगा शिंजिता? कांस्टेंट। क्यों? E इज इक्वल टू क्या हम माइनस dv अपॉन dr लिख सकते हैं, ठीक है। E अगर जीरो होना है तो v को कैसा होना पड़ेगा? किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? तो पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। एक बात और सुनना, क्या सभी चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से? और अगर इस रिंग को हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, तो पोटेंशियल एट द सेंटर कितना हो जाएगा? व्हाट इज द टोटल चार्ज? क्यू। और सभी चार्जेस कितने डिस्टेंस पे हैं? ये हो जाता। आया समझ में? ठीक है, इसको उतार लो तो फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊं। इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना होता सपोज, क्या लिखते? क्या अब भी सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं? वो लॉजिक सोच के लिखना। तो फॉर्मूला वही होगा के क्यू बाई आर। क्यू कितना लिखोगे? लैम्बडा इंटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को क्या लिखेंगे? बार बार आर्क लेंथ लिखे जा रहा हूं। आर्क लेंथ को और क्या लिखेंगे? इसमें बताओ, इसमें ये वाला जो आर्क लेंथ है, अल्फा बाई आर या आर इंटू अल्फा? एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? आर थीटा। तो आर इंटू अल्फा होता है, ये ठीक है। अल्फा किस यूनिट में रखोगे? रेडियंस में। अगर इतना सब समझ में आया है तो प्लीज एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ लिखो, छापो फटाफट। आप लोगों के एग्जाम्स कब है डीएवी में? सेकेंड में। सिलेबस अभी नहीं बोला है। क्या चल रहा है स्कूल में? कैपेसिटर में नहीं पहुंचे अभी? टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में खत्म कर देगा वो। क्या खत्म होने में? अच्छा टाइम हो रहा है, टाइम लग रहा है। और एक बार इंजन गर्म हो गया तो कूलम्स लॉ तो समझो चैप्टर का स्टार्टिंग ही है। गॉस लॉ पे आओगे, डाइपोल पे आओगे तो समझो चैप्टर खत्म है, हो गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है फिर। ठीक है, सही है, फिर सब तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। नोट में 2 पॉइंट्स लिखना। तो लिखो नोट में फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी
of a conducting sphere or shell, electric field inside the cavity of a conducting shell or sphere is zero. Electric field inside the cavity of a conducting shell or sphere is zero, whereas the electric field inside the cavity whereas the electric field inside the cavity of a non-conducting sphere, whereas the electric field inside the cavity of a non-conducting sphere is constant, and डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं नोट में लिख के बोलो, इज कांस्टेंट एंड ये फॉर्मूला लिख लो। यहां पे रो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का मतलब Q बाय A Q बाय V, Q बाय V नाम में ही है वॉल्यूमेट्रिक, तो ये हो जाएगा Q बाय V। Q को हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा ये रो इंटू V। R जो है R इज द पोजीशन वेक्टर of the center of the cavity from center of the sphere। इसका मतलब समझना बहुत प्रोफाउंड है, जेई एडवांस का पीवाईक्यू है। नॉन कंडक्टर के अंदर फील्ड हो जाएगा कांस्टेंट और कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा जीरो। कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों हो रहा है? जो भी चार्ज देंगे वो कहां आ जाता है सरफेस पे। अंदर अगर हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें तो उसके अंदर क्यू इनसाइड कितना है, तो ईवी कितना आएगा जीरो। बट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर होगा, आप इसको चार्ज दोगे तो वो सारा चार्ज कहां स्टोर करेगा वॉल्यूम में। अब आप अंदर कोई गॉसियन सरफेस लोगे तो अंदर में क्यू इनसाइड जीरो नहीं होगा, तो ई इनसाइड भी जीरो नहीं आएगा। रैदर वो कैसा आएगा, फॉर्मूला वही आता है। ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें सपोज यहां पे कैविटी बनाई है हमने। कैविटी कहीं भी बना सकते हो, मैं 3-4 वेरिएशन बता देता हूं, देख लेना एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे। इधर सपोज कैविटी है, ये आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का सेंटर है। इसका सपोज यहां पे सेंटर है, इसका इधर सेंटर है, इसका इधर सेंटर है। तो जब हम इस फर्स्ट कैविटी, सेकेंड कैविटी या थर्ड कैविटी, तीनों के लिए हमें लिखना है फॉर जब आप फर्स्ट कैविटी के लिए लिखोगे तो आपका आर वेक्टर किधर से किधर जाएगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। आया बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर है, आर पे वेक्टर है, कोई माइनस साइन नहीं है, तो ई और आर का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो फील्ड होगी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर फील्ड जीरो की कांस्टेंट होती है। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे हम, ये डायरेक्शन में हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? सपोज हम ये वाला कैविटी लेते, उसके लिए आर वेक्टर किधर जाता, ऊपर क्या ये होता R1, इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो। अब इसमें आर वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है, तो फील्ड उसके पैरेलल होगी किधर, आ रहा है समझ में? इसमें बताओ, ये है आर वेक्टर, R3 कह देते हैं। वर्टिकल कि ऐसा आड़ा टेढ़ा, इसके पैरेलल।
अच्छा, फॉर कैविटी वन, ये E1 को क्या लिखते हैं ये भी बता ही दो। रो, आर कौन सा लेते, R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E2 को क्या लिखते, रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E3 को क्या लेते, रो R3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लो। हाँ, आप कैविटी के अंदर गॉसियन सरफेस इमेजिन कर सकते हो। कंडक्टर में जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे आता है, पर नॉन कंडक्टर में वो चार्ज कहाँ रहता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब हम कोई गॉसियन सरफेस अंदर इमेजिन करेंगे तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा, क्यू इनसाइड का वैल्यू आएगा तो ई इनसाइड का भी वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन कंडक्टिंग जब होगा, तो अगर ये कंडक्टिंग है तो इसको जो भी चार्ज दोगे वो किधर आएगा, आउटर सरफेस पे। अब आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे, अरे चुप हो जाओ। तो इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है अंदर, इसीलिए इसमें ई कितना आ जाएगा, अब कैविटी को एज्यूम करो गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिखो इसको जल्दी जल्दी। कब है यही वाला, तब तक हो जाएगा, कैपेसिटेंस बहुत नहीं बचा है। हाँ। कल आपकी क्लास में कहाँ तक कैपेसिटी हुआ था, पैरेलल प्लेट स्टार्ट हुआ था ना जस्ट, हो जाएगा हो जाएगा। थर्सडे में कब दोगे, क्लास के बाद? आधा घंटा मुझे चाहिए तो मैं 15 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा, ये कर सकता हूँ मैं। लेकिन सर आप संडे को बोल रहे हैं ना, वो 9:30 से लेके 2 बज गए थे हम लोगों का, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना बाबा। अब कौन, अब ये सब मत बोलो सर, पढ़ना है ये करना है वो करना है, कहाँ पढ़ते हो आप लोग। हम्म। कल तो दोगे ना, अब तो पेपर बनवा चुका हूं मैं, कल दे दो, उसके बाद से थर्सडे को लूंगा मैं टेस्ट। क्या होता है, एक वीक में एक टेस्ट मेरे को लेना है, तो ये वीक वाला किधर गया, लिखो। केमिस्ट्री में टेस्ट वेस्ट थोड़ी है अभी।
एक बुक अभी से खरीद लीजिएगा, जे मीन्स कह रहा हूँ, बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाए ना, उसको देखते जाइएगा हो, क्योंकि बोर्ड्स में टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं। कुछ डेरिवेशंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल पार्ट क्लास में कवर हो जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेशंस भी हो जाएंगे, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो गायब होते जाएगा। तो एक वो बुक्स ले लीजिएगा, सजेशन है मेरा। अब हो गया, लिख के लिखो। A solid non-conducting sphere, a solid non-conducting sphere of radius capital R, a solid non-conducting sphere of radius capital R has uniform volume charge density, has uniform volume charge density, रो बना लीजिएगा उसके बाद, has uniform volume charge density रो। Spherical portion, a spherical portion of radius छोटा वाला r, a spherical portion of radius r is removed from the solid sphere as shown. Spherical portion of radius r is removed from the solid sphere as shown. The magnitude of electric field, the magnitude of electric field at a point P, the magnitude of electric field at a point P at a distance, the magnitude of electric field at a point P at a distance, ये लिखो, a less than r from the center of the, ये यहाँ पे from the center of the cavity is, रह चुप रहोगे। ये डायग्राम बनाओ, दिख रहा है क्या? यही क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है।
अरे माँ कसम, लग ही रहा है, करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शंस है, प्रोपोर्शनल टू ए, प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनल टू सी। अरे क्यों नहीं? कहाँ पे पीएमआर? कहाँ पीएमआर हरियाणा भाई? किसमें पीएमआर? वो क्वेश्चंस के बगल में लिखा रहता है, वो क्या? वो कोई एग्जाम का नाम होगा। तीन वेक्टर्स हैं, ये ऊपर से नीचे वाला वेक्टर है सी, इधर से इधर वाला वेक्टर है ए, और ये वाला वेक्टर है बी। ये तीन वेक्टर्स दिए हैं। पूछा है प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा, सी वेक्टर होगा या जीरो होगा, क्या आंसर होना चाहिए? मारेंगे ना, इसे नॉन कंडक्टिंग है। इसकी कैविटी में फील्ड कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, तो जीरो तो नहीं होगा डेफिनेटली। क्या फॉर्मूला था रो? ये आर किसका पोजीशन वेक्टर था, कहां से कहां? ओरिजिनल के सेंटर से कैविटी के सेंटर पे। कौन सा वेक्टर है ओरिजिनल के सेंटर से कैविटी के सेंटर पे? किसके प्रोपोर्शनल होगा? थोड़ा लॉजिक भी दोगे? आप लोग तो ऐसा तुक्का भी मारते हो कि क्या है, क्या ही, व्हाट डू वी हैव टू लूज। देख लेगा तेरा भाई, बाद में भाई से देखा नहीं जाएगा। तो ये डायग्राम बनाओ, प्रोपोर्शनल टू सी, आंसर लिखो। जीरो किस केस में होता? क्वेश्चन में क्या चेंज कर देते कि आंसर जीरो हो जाता? कंडक्टिंग हो जाता तो जीरो हो जाता। लिखो अगला क्वेश्चन। थ्री नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। क्यों? ये नहीं सोचा कभी? वो तो देव मानुस है क्लास में। थ्री नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स 1 2 3 have radii, three non-conducting spheres 1 2 and 3 have radii capital R 2R and 3R respectively, have radii capital R 2R and 3R respectively, equal charge capital Q, equal charge capital Q
is uniformly distributed in each sphere. Equal charge capital Q is uniformly distributed in each sphere. If E1, E2 and E3 capitals में लिखना, if E1, E2 and E3 are the magnitudes of electric fields, if E1, E2, E3 are the magnitudes of electric fields at a point P, at a point P, at a distance are the magnitudes of electric field at a point P at a distance 2r, capital में 2r, from the center of the spheres, from the center of each sphere लिखना, point P at a distance 2r from the center of each sphere, then आपको E1, E2, E3 रिलेट करना है. मैं पहले बना देता हूं. आपको ऑर्डर बताना है कौन सा फील्ड बड़ा किसकी वजह से छोटा. ऑलमोस्ट क्वेश्चन में सब कुछ बता ही दिया है. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ाया था ना क्लास में, फील्ड और पोटेंशियल, याद है कि नहीं? मुझे याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ. क्लास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से फील्ड और पोटेंशियल पढ़ाया था क्या? फॉर्मूला लिखाया था ना. यहाँ पे फील्ड बोला है E1 है, यहाँ पे फील्ड बोला है E2 है, और यहाँ पे फील्ड बोला है E3 है. ऑर्डर बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये सब. अरे सॉल्व करो. ऐसा बात करते हो ना, क्या बताओ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ.
नोट्स हो तो जरा पलटो, वहां पे पहुंचो, नोट्स में होगा रिजल्ट। तीनों इक्वल आ रहा है। क्या यूज किए, के क्यू वाला फॉर्मूला है सिग्मा वाला? कैसे सेम आएगा? तीनों सेम आ रहा है, इसका चेक करना गौरव। 1 और 2 तो इक्वल आएगा, नो डाउट। तो सर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए। मैंने तो गलत नहीं लिख दिया। अरे ह्यूमन है। सर अपन क्या मिस्टेक नहीं करते, कभी नहीं करते। कौन नहीं करता है मिस्टेक? अरे तो वो डूड है ना। बुक में कुछ गलत दिया है आंसर। E2 इज इक्वल टू E3 मोर देन E1। ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। E1 इक्वल टू E3, E1 इक्वल टू E2, ये तो होगा, ठीक है। और E3 के साथ E1 के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला KQ/R², पॉइंट चार्ज वाला यूज करना है। इसको हमने चार्ज कितना दिया, Q। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो नीचे हम 2R का क्या कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, KQ/4R²। इसमें क्या ये सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस पे भी फॉर्मूला क्या लिखवाया था, KQ/R² ही लिखवाया था। अब यही फॉर्मूला यूज करना है। चार्ज कितना है, Q, सबको हमने Q चार्ज ही दिया है। इसका रेडियस कितना है, इसमें ये KQ/R में रेडियस लेना है सरफेस के लिए, तो ये आ जाएगा, ये भी अगेन कितना आ जाएगा, KQ/4R²। और इसका फॉर्मूला कितना मिला नोट्स में, Q के टर्म्स में ऐसा लिखवाया था, KQ इंटू स्मॉल r अपॉन R का क्यूब। अब यहां पे R का वैल्यू कितना है, 3R, और स्मॉल r का वैल्यू कितना है, ये स्मॉल r है एंड दिस इज कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K, चार्ज है Q, सेंटर से डिस्टेंस 2R, और नीचे में क्या हो जाएगा, 3R का क्यूब। अब इसको ध्यान में रखेंगे तो कौन सा मैच होता है, इसमें से तो एक भी नहीं होगा, ये मिस्टेक है बुक में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी E1 इज इक्वल टू E2 एंड दिस विल बी मोर देन E3, ठीक है, ये उतार लो। अच्छा, ρr/3 से करते तो क्या फर्क पड़ जाता, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते, आपने तीनों को क्या सेम दिया है, चार्ज, तीनों का साइज अलग है तो क्या वॉल्यूम अलग होगा, तो रो का वैल्यू तीनों में अलग अलग आएगा। आ रहा है बात समझ में? आपको रो निकालना होता तो आप क्या करते, इसमें रो कैसे निकालते, इसमें रो कितना हो जाता, Q/V, और यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू R³ हो जाता। यहाँ पे रो कितना हो जाता, चार्ज अगेन Q है बट वॉल्यूम 2R का क्यूब करते तो कितना मिलता, क्या 8R³ मिलता। यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी रो कितना मिल जाता, चार्ज है Q और नीचे में वॉल्यूम 4/3 पाई
और इस बार क्या 3r का क्यूब कितना हो जाता, ये रो होता, ठीक है। एनीवेज वो रो आप यही यही यूज कर पाते, वहां तो यूज भी नहीं कर पाते, वहां पे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो उतार लो इसमें से जो मन करे। हेडिंग लगाइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इनफाइनाइट शीट्स एंड शेल्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इनफाइनाइट शीट्स एंड स्फेरिकल शेल्स, या सिर्फ शेल लगा लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इनफाइनाइट शीट्स एंड स्फेरिकल शेल्स। फर्स्ट सब हेडिंग लगाना ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। चलें आगे। इसमें समझना क्या करते हैं हम। सपोज हमारे पास दो शीट्स है, दोनों ही इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मल्टीपल शीट्स के लिए भी वैलिड है। ध्यान से समझना, अगर ये वाली शीट आइसोलेटेड रहती, अभी मैं कंडक्टिंग मान के चल रहा हूं, अगर ये शीट एक इंफिनिटी पे है और ये शीट दूसरा इंफिनिटी पे है, क्या ये इंटरेक्ट करेंगे? नहीं। तो इनके बीच में चार्जेस का पोलराइजेशन भी नहीं होगा। और हमने अगर इसको Q1 चार्ज दिया है तो आधा इधर आ जाता और आधा इधर आ जाता, ठीक है। अगर ये उससे इनफाइनाइट सेपरेशन दूर है, क्या है ये, अगर ये इंफिनिटी पे है तो ये भी उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसको अगर Q2 चार्ज दिया है तो आधा लेफ्ट वाले पे आता, आधा राइट वाले पे आता, ठीक है। कब चार्ज आधा आधा आ जाएगा? जब बगल में कोई दूसरा शीट नहीं होगा। द मोमेंट आप इन दोनों शीट्स को आसपास लेकर आओगे, देन व्हाट हैपेंस? क्या अब भी हम बोल सकते हैं कि इसको जो हमने Q1 चार्ज दिया है वो Q1/2 Q1/2 और Q2/2 Q2/2 आएगा? नहीं, क्योंकि अब जब शीट्स पास पास होंगी तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा। आ रहा है बात समझ में? चाहे 2 शीट हो, चाहे 5 शीट हो, चाहे 50 शीट हो, सबसे पहले आप एंड्स वाली शीट के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज निकालोगे, ठीक है। कहां निकालेंगे? ये सपोज इतना शीट्स है, तो ये वाली हुई एंड वाली शीट और ये वाली एंड वाली शीट, दोनों एंड वाली शीट के आउटर सरफेस पे चार्ज निकालेंगे पहले। आ रहा है बात समझ में? अभी आउटर सरफेस पे चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल है, चार्ज ऑन ऐसे निकालोगे। ये आउटर वाला चार्ज किस पे है? एकदम एक्सट्रीम वाली शीट्स के कौन से सरफेस पे? आउटर वाले पे। आया बात समझ में? एक बार हमें ये चार्ज मिल गया तो फिर आप लिखोगे Q net on any sheet is equal to Q inside plus Q outside।
ये 3 पॉइंट्स लिखो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, किसी एक शीट पे टोटल चार्ज दिया होगा तो आपको ये पता होगा, ये ऊपर से मिल जाएगा क्या, ये निकाल लेंगे। ठीक है, लिखो, मैं एक दो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कुछ समझ पाओगे क्या मेरी बात? बारहवीं में रोज पढ़ना शुरू किया कि नहीं? रोज पढ़ना शुरू किया कि नहीं 12th में? सच्ची? चलो आगे। कुछ लिखना मत, पहले समझो इसको। 3 शीट्स हैं, तीनों इनफाइनाइट है। ये क्वेश्चन है, ये आइसोलेटेड होता तो चार्ज इस पे कितना आता? Q/2 Q/2। ये आइसोलेटेड होता तो कितना कितना चार्ज आता? Q और Q। और ये आइसोलेटेड होता तो 1.5 Q 1.5 Q आता। पर अगर पास पास होगा तो वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले सपोज करो ये शीट 1 है, ये बीच वाला 2 है और ये 3 है। हम लोग किसके कौन सी शीट पे पहले चार्ज निकाल पाएंगे? 1 और 3 के कौन से वाले सरफेस पे? आउटर सरफेस पे। क्या फॉर्मूला है उसका? 1 और 3 के आउटसाइड सरफेस पे जो चार्ज आएगा, क्या फॉर्मूला था? Q नेट बाई 2। नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज में ऐसा नहीं कि 1 और 3 ले रहे हो तो सिर्फ 1 3 का ही चार्ज लोगे, सबका चार्ज लेना है। 6Q बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 3Q। अब ध्यान से समझना, पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, इसके बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आया और इसके बाहर वाले पे 3Q। इस पे टोटल चार्ज कितना दिया था? 3Q। एक सरफेस पे अगर 3Q आ चुका है तो यहां पे कितना आएगा कि टोटल 3Q हो जाए? 0। अगर यहां 0 है तो इसके सामने पोलराइजेशन से 0 ही होगा। आ रहा है बात समझ में? इसमें चार्ज हमने कितना दिया था? 2Q। अच्छा, इस पे चार्ज कितना था?
अच्छा 2q चार्ज इस पे टोटल होना चाहिए, इस सरफेस पे 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा लेफ्ट वाले पे 2q। यहां अगर 2q आया है तो इसके ऑपोजिट वाले पे पोलराइजेशन से ऑपोजिट चार्ज आएगा, कितना आएगा, तो इस पे 3q है, इस पे -2q ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज, तो ये होगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया कैसे करना है, उतारो। तो आप एक्सट्रीम शीट्स के आउटर सरफेस से स्टार्ट करोगे। हाँ हाँ, ऑपोजिट फेसेस पे हमेशा पोलैरिटी में ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा। कहाँ पे 10 दिन तो बहुत है, 11th में 3 दिन में चैप्टर 1 खत्म कर दिया। अभी रुको तो आपके स्कूल वाले भी जलवे बिखेरेंगे, दिखेगा जलवा, जब 3 दिन में 4 दिन में एक चैप्टर उड़ा देंगे वो। सर वो तो ये गर्मी की छुट्टी के बाद करेगा, क्योंकि वो पेपर सेट है। हाँ क्या छुट्टी में भी स्कूल बुला रहे हैं, फिर काहे का छुट्टी हुआ, आज स्कूल में क्या रिजल्ट नहीं होगा, हफ्ते में एक दिन। इतना कम पढ़ाते फिर भी सिलेबस खत्म नहीं होगा क्या अभी। सर मैं तो हफ्ते में एक दिन के शुरू में डेट ओवर रहे, अगर 2 दिन यहाँ पे तो बस अटेंडेंस का प्रॉब्लम करते हैं, मैं पहले से बता दूं। ईमेल करना पड़ेगा। हाँ वो प्रॉब्लम करेंगे, ये लास्ट ईयर भी किया था, वो लोग अलग से पैसा बनाने का जुगाड़ करते हैं। नहीं सर वो मेरे को कि मैंने अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, एक साथ ड्रॉप करोगे। हाँ वो डराएंगे, देखो स्कूल वाले थोड़ा सा अटेंडेंस पे भी ध्यान देना, ये सीबीएसई का ही गाइडलाइन है, 75% होना चाहिए। बोल रहा है अगर और एक्शन करोगे तो ईमेल करना पड़ेगा सर, बोले जो लोग स्कूल रेगुलर आता है उन लोग को 98% मिलता है पूरा जेल। अब मैंने वो चेक स्कूल का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना, उसमें फुल में फुल देते हैं अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है तो। अब मैंने सर हमारे टाइम पे तो यही होता था। लिख लिया है? हम लोग का बहाना बोल रहा कि कहीं पूरी में घूमने गए तो बोला कि टिकट लाने के लिए सर बड़ा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया लिख के तौफिक? ये करो, प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि ना आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना आप लोग यहाँ पढ़ते हो, ये समझते हो। स्कूल में हम भी नहीं पढ़ते थे, बट कोचिंग में तो पढ़ते थे ना। यहाँ पे जब आधा से ज्यादा काम कर लोगे तब तो घर पे जल्दी निपटाओगे, तो फिर पॉइंट मेरा ये है। ऐसा नहीं कि हम लोग रोज कॉलेज ही अटेंड कर रहे थे, हम लोग का तो अटेंडेंस का भी लफड़ा नहीं था, तो हम लोग बंक करके ग्राउंड में ही घूम रहे, उठपटांग बकचोदियां कर रहे, वो अलग था। बट कोचिंग में तो नहीं कर रहे थे ना, कोचिंग में तो हम डेली प्रेजेंट थे, क्लास करते थे, सारा असाइनमेंट बनाते थे। आप वहां भी नहीं पढ़ोगे यहाँ भी नहीं पढ़ोगे तो घर के बस का नहीं है दोनों जगह का संभालना।
पॉइंट मेरा ये है। अभी लगेगा कि हाँ हाँ देख लेंगे, नहीं देखा जाएगा बाद में। चलो बीच वाले में बस -q है, -2q है। अब करो हर एक शीट के हर एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। हो गया गौरव? आगे सर दिखाओ जरा तो देखी क्या करा है। क्या सही सर क्या है? तो देखो क्या कर रहे हो, समझ में भी तो आए। आसान ही है। ऐसा आगे सिर्फ 4-5 सवाल ऐसे दे देगा तो कैसे? 4-5 क्यों देगा भाई, और टॉपिक्स नहीं है क्या पूछने को? यहाँ पे चार्ज आएगा क्यू आउट, और यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था? क्यू नेट बताओ कितना होगा। 2q/2 ये कितना आ जाएगा क्यू। चुप हो जाओ, यहाँ समझो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे चार्ज आएगा +q, टोटल कितना है। यहाँ पे q आ चुका है तो यहाँ कितना आएगा। इधर 0 तो इसके ऑपोजिट पे, यहाँ 0 तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा -2q। यहाँ -2q तो यहाँ पे पोलराइजेशन से +2q। इस सरफेस पे कितना चार्ज दे दूं कि टोटल 3q हो जाए। वो तो वैसे भी हमने आउटर पे q निकाला हुआ ही था, ठीक है। अब अगर ये इजी लगा है तो फिर ये हो जाना चाहिए अगला वाला। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन ढूंढो। अरे आगे नंबर 1 देखो एग्जैक्टली अभी जो काम कर रहे हो ना यही नहीं करना है बस। जिस दिन ये सीख गए, ये अमर के क्यों बोलिए सर तो यार बोला पढ़ाई को नहीं है ऑनेस्टी मेंटली से बहुत प्रॉब्लम थी ओ ज्ञानी बाबा कहाँ से ला रहे हो इतना ज्ञान। सर आपकी क्लास में ज्यादा मजा आता है और सर की क्लास इसीलिए मेरी क्लास में नहीं भी पढ़ते हो। गौरव सर को ब्लेम करना छोड़ो, अपने ऊपर ब्लेम लेना सीखो। सर तो बहुत अच्छे हैं ही। ये वाली जो शीट है इधर सुनो, ये 6q वाली जो शीट है इसके दोनों सरफेस पे चार्ज पूछा है। 10 शीट्स लाइन से लगी है। इस पे टोटल चार्ज q है, इस पे टोटल चार्ज 2q है, इस पे 3q 4q 5q 6q ऐसे 10q तक है। बोला है कि 6q वाली जो शीट है इसके लेफ्ट और राइट सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा वो बताना है आपको। सोचो करो। सर यहाँ पे डेसिमल में निकालो या फ्रैक्शन में कैसे भी करो आंसर दो, नहीं सर वो तो गलत ही होगा, है ना। कहाँ एक बार में सही करना सीख रहे मेरे बच्चे। पिछला किया, पिछला किड्स प्ले वाला क्वेश्चन था।
एक प्रोसेस तो ये है कि आप पूरे 10 शीट में सॉल्व कर लो, जो बताया था, एक एक शीट में करते 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 आओ, बट उतना टाइम थोड़ी होगा पेपर में। आने दो डेसिमल में, क्यू तो डेसिमल में आ सकता है, ई डेसिमल में नहीं आ सकता है। स्मॉल ई डेसिमल में नहीं आ सकता है, कैपिटल क्यू 2/3 क्यू हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। आप लोग आईसीएससी से पढ़े हो तो आपने क्वार्क्स पढ़े होंगे, पता नहीं मैंने पहले पूछा है कि नहीं। इस पे चार्ज +2e/3 -2e/ या -e/3 ऐसा भी होता है। यहाँ पे फ्रैक्शन में क्यों है चार्ज? अगर चार्ज ई का इंटीजर मल्टीपल ही होता है तो क्वार्क्स में चार्ज फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? नहीं होता है। क्वार्क्स होते तो हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स ही है। क्या नहीं होते हैं? अच्छा, लेकिन क्वांटाइजेशन में तो पगलू यही पढ़ा है कि इंटीजर मल्टीपल ही होगा। पूरा उल्टा कर दोगे क्या पूरा लॉजिक चैप्टर का? हीरो है सब। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए उनपे ये चार्ज हो सकता है। क्वेश्चन बना लिया क्या, लिख लिया? देखो कैसे करना है, हिंट क्या है। आप 10 की 10 शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं करोगे, अगर वो करना पड़ गया तो आपने कुछ नहीं सीखा है। हमें क्या इस पे चार्ज चाहिए 6q पे। इसके लेफ्ट में कितनी शीट्स है, राइट में सॉरी, इन चारों को सिंगल शीट से रिप्लेस करना है। इस सिंगल शीट पे चार्ज टोटल कितना आएगा, इनको ऐड करो। पक्का? इसके लेफ्ट में कितनी शीट्स है? सर 34। इसके लेफ्ट में ये कितनी शीट्स हुई, 5। इनका सम कितना आएगा इस पे नेट चार्ज का? आ रहा है समझ में? अब आप सिस्टम में जो 10 प्लेट्स थी या 10 शीट्स थी, आप उसको 3 शीट में रिड्यूस करोगे। 6q के लेफ्ट में जो शीट लगाओगे उस पे चार्ज कितना दोगे, 15q। इसके राइट में जो एक शीट लगाओगे उस पे चार्ज कितना दोगे, 34q। अब आप करो जो आपने पीछे क्वेश्चन में किया है, अब आंसर फटाक से आएगा। उसके राइट लेफ्ट में जितना भी शीट्स है सबको सिंगल से रिप्लेस कर दो। बस कैलकुलेशन गलत ना करो। So reduce the question in 3 sheets, 15, 6 और 34। अरे बताओ तो 30 बट है, 30 बट है, 20 26 27 इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, 15 - 55 है 2q। कहाँ पे आंसर करो सॉल्व, 30 - 55।
सर 12.5 और -6.5 समझ आया कैसे करना है? में अगर एक्सक्यू वाले शीट में तो पांच को चलेगा एक्सक्यू वाले शीट में नहीं दिया है चार्ज पर जो इस टाइम में जो और तीन है उस पे चार्ज दोनों सरफेस पे दे दिए तब कैसे निकालेंगे कैसे कैसे? ऐसे पांच शीट है ना तो चार्ज चार्ज हर एक शीट पे देना पड़ेगा वरना आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। पर वो जो सब सरफेस में जो इनसाइड वो दे देता तब कैसे निकालेंगे अगर आपको तीन जगह चार्जेस है, एक टोटल चार्ज है, एक लेफ्ट वाले सरफेस पे है, एक बाहर वाले सरफेस पे, राइट वाले पे है, तो तीन में से दो वैल्यू पता होगा तो ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। एक ही अननोन होना चाहिए किसी एक शीट के लिए, तो ही आप प्रोसीड कर पाओगे। अगर दो अननोन्स हो गया तो फिर नहीं सॉल्व होगा। और टोटल चार्ज देना पड़ेगा तभी आप आउटसाइड निकाल पाओगे। सिर्फ क्यों इनसाइड दे दिया, टोटल भी नहीं दिया, आउटसाइड भी नहीं दिया तो नहीं सॉल्व होगा वो। उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे। नेट चार्ज तो 6Q ही रहेगा ना, आप इन दोनों को ऐड भी कर दो तो 25 माइनस 13 कितना हो जाता है 12, और 12/2 कितना होता है 6। तो वो 6Q ही बस अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल चार्ज तो 6Q ही रहेगा। वो सरफेसेस पे अलग अलग आ जाएगा बट नेट दोनों को ऐड करके ऑलवेज उतना ही रहेगा। नहीं, इस पे अगर चार्ज का कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए तो मे बी पॉसिबल है, बट अंटिल अदर शीट्स है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। शेल्स का हेडिंग लगाओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स। लास्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट लूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जेई मेंस का 15 सवाल। हाँ कल तो होगा ना बाबा। प्लीज बच्चों, मैं भी प्लीज बोल रहा हूँ, मैं हाथ भी जोड़ लू बोलो तो, ऐसा लेट जाता हूँ मैं जमीन पे बोला तो। हाँ इजी है, इजी है, इजी है। जो शीट्स दी थी ना उन्हीं को बना के आना, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। दिल तो बहुत साफ है, क्या करूं मैं उसका अचार डालूं? दौड़ा के पेलेंगे। अमर्त्य रैकेट लेके आऊंगा आपके पीछे।
ये 3 बातें लिखो। स्टार्ट हमेशा अंदर वाले से करोगे, शेल्स में। तो आप स्टार्ट करेंगे सबसे अंदर वाले से। क्या मोमेंटम? पहले स्केल ले लो वरना भूल जाऊंगा मैं। थैंक यू। अरे ये लिखो क्या खाली इधर उधर ध्यान है कि बगल वाले के घर में क्या हो गया। आप लोग का वो हाल है कि घर में खिड़की वेंटिलेशन के लिए नहीं बनवाओगे, ताक झाक करने के लिए। क्या चल रहा है उधर? नेगेटिव तो कल वाले में भी है। मैं नेगेटिव हटा सकता हूँ, है ना। रूपम से क्या मतलब है भाई? रूपम को टेस्ट लेना है क्या? पिछले दिन भी नहीं आए थे ना, ये तो भूल ही गया था मैं। कहाँ थे दोनों लोग? तो बोल के गई थी तो दोबारा आके दे ना देती टेस्ट, वो क्यों करेंगे, है ना। इन दैट वी डोंट बिलीव। आप लोग के टेस्ट नहीं देने से, पढ़ाई नहीं करने से मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। ये लिख के हुआ। अरे मैं 2 चॉकलेट खिलाएगा, आओ तो टेस्ट देने। अच्छा जी, ये क्या बात हो गई। देखो टेस्ट में नंबर अच्छा आएगा, घर पे दिखाओगे वो लोग कम बॉदर करेगा। तो पढ़ना तो देखो, यहाँ पे एक बार पढ़ लोगे, 1-2 बार यहाँ पे पढ़ लोगे ना, आप उसको जितना डिले करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। ये क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 पेपर है जो मैंने बनवाया है। अभी कल एक तो दोगे आके, एक ही देने के लक्षण नहीं लग रहे मुझे। सोचो रात भर पढ़े, जस्ट इमेजिन रात जाग के पढ़े और 80 नंबर आ गया। व्हाट बेटर देन दैट? आएगा, अच्छे से पढ़ोगे तो आएगा। रोज रोज पढ़ा करो, रोज रोज। आप लोग एकदम प्रोक्रेस्टिनेटर हो। ये लिख लिया क्या? इंग्लिश पढ़ाता था मैं पहले। अरे फिजिक्स पढ़ लो पहले। ये 3 शेल्स हैं।
इनर मोस्ट वाला 1 है, फिर 2, फिर 3। अंदर वाले पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, बीच वाले पे -2Q है, बाहर वाले पे 3Q है। आपको बोला है हर शेल के हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। रुको मैं बता रहा हूँ, खुद से क्या ही करोगे आप लोग, करोगे ट्राई? हाँ उसी के जैसा है, बस उसमें हम लोग एक्सट्रीम वाले के आउटर पे निकालते थे, यहाँ पे हम लोग अंदर से शुरू करेंगे। अंदर वाले से ऐसे सोचना है, जो भी चार्ज अंदर वाले को दोगे, दो सरफेस है अंदर और बाहर, किधर चार्ज आएगा इसमें, अंदर वाले पे बाहर वाले पे दोनों पे। किसी अरे इधर लिखाया था बाबा, इनर शेल को जो भी चार्ज देंगे किस सरफेस पे आएगा गधों? पूरा बर्बाद है। सुनो यहाँ सुनो कैसे करते हैं देखो। सर ये भी तो वही Q equal to Q net by 2 Qnet by 2 शीट्स के लिए है, इसमें नहीं यूज करना है। अरे मैं Q इधर सुनो, इधर स्टार्ट किस वाले से करेंगे, सबसे अंदर वाले से सबसे बाहर वाले से? सबसे अंदर वाले से। मेटल का है ये, कंडक्टिंग शेल है, जो भी चार्ज देंगे इसको वो किस सरफेस पे आएगा? अरे बोलो इधर, तो कब बोलोगे, अगले साल? दुनिया खत्म है। यहां सुनो, जो भी चार्ज इसको देंगे कहां आ जाएगा, आउटर सरफेस पे। ये दो सरफेस पे पोलराइजेशन की वजह से चार्जेस कैसे होंगे, ऑपोजिट और इक्वल। तो अगर इसके आउटर सरफेस पे Q आया है, इसके इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, -Q। आ रहा है समझ में? अब इस वाली शीट पे नेट चार्ज कितना है, -2Q है। इसी नेट चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन द इनर सरफेस प्लस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। इसके किस सरफेस पे चार्ज पता है हमें, इनर वाले पे, तो आउटर वाले पे। ऐसे समझो टोटल चार्ज कितना रखना है, -2Q। अंदर कितना आ चुका है, कितना दे दो बाहर की -2Q हो जाए, तो यहाँ पे -Q दिया, इस पे -Q है, इसके अंदर सरफेस पे पोलराइजेशन से कितना आएगा, इस पे टोटल चार्ज कितना होना है, अंदर अगर +Q आ गया, बाहर कितना दे दे, ये होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल चार्ज -2Q है, इनर सरफेस पे चार्ज कितना आप बताओ, आउटर पे निकालना है। ये Q आउट का वैल्यू बताओ, इसको यहां भेजोगे तो सिर्फ इनर वाले में आउटर पे रखना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है ना। आ रहा है बात समझ में? अगर इसके अंदर ये वाला शेल नहीं होता, 2 और 3 ही होते, तो आप -2Q चार्ज 2 के बाहर वाले पे दे देते। बट अगर जो अंदर शेल है, तो आप अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर ही दोगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया क्या समझ में? अरे क्या गप चल रहा है इधर। गौरव सर की क्लास में भी इतना ही बात करते हो क्या? वहां पे तो आवाज नहीं आती होगी, सो जाते हैं। हाँ सागनिक को अगली बार से इधर बिठाऊंगा मैं इधर। अरे सागनिक, आपका आवाज ना मैं भीड़ में पहचान लूं। अच्छा कल भी वही यही क्यों ऐसा सागनिक, अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया आपका? देखो मेरा ये कहना है ना, क्लास में बात करो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, पर जब मैं समझा रहा हूं तब मत करो।
नुकसान आप ही का है, मेरा क्या जाएगा, बाद में आप ही आओगे डाउट पूछने मुझसे। तो उस टाइम बात मत करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया करो ना बात, मिलके सब सॉल्व कर लो फिर करो बात, कौन मना कर रहा है। मजा लेके पढ़ोगे तो हो भी जाएगा, वरना फिर पढ़ाई टफ है। पढ़ाई में मजा तब आएगा ना जब नंबर आते हैं, मार्क्स नहीं आएंगे ना तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मार्क्स अच्छा आएगा ना तो आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी ना, तो वो इज्जत मेंटेन करने के लिए आप पढ़ोगे। अभी कोई रीजन नहीं है आपके पास पढ़ने का, घर वाला भी इज्जत नहीं दे रहा है, दोस्त तो इज्जत वैसे भी नहीं देगा, मोहल्ले वाला भी नहीं देगा, रिश्तेदार भी नहीं देंगे। एक बार कहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी ना इज्जत, तो उस इज्जत के लिए फिर पढ़ोगे आप। अभी रीजन नहीं है आप लोग के पास पढ़ने का, क्यों पढ़े, एग्जाम अभी दूर है ना। फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स सर का इज्जत करते नहीं, तो क्यों पढ़े। ये लिख लिया, ये क्वेश्चन हुआ। अरे अभी बचा है 5 मिनट, 7 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। मिटा दो इसको, चार्जेस चेंज कर रहा हूं। ये सॉल्व करो, पहले शेल को -q, दूसरे को 0 और तीसरे को -3q दिया है। हर एक सरफेस पे चार्ज बताओ। कॉलेज में जाएगा आप लोग तो कैसे पढ़ेगा बाबा। -q, ये लो, क्या बात है, अब नाचो, है ना। शेल ही बनाए हो ना, अंडा वंडा तो नहीं बना दिए। अरे अंदर क्यों -q लिख रहे हो पागल। अब एक थोड़ा अलग है लिख लो, बगल में 1 के बगल में ऐसा -q, 2 के बगल में 0, 3 के बगल में -q, इसी में लिखोगे, इसी में गंदा करोगे, फिर एग्जाम में इसी में समझोगे, नहीं समझ में आएगा फिर मुझे फोटो भेजोगे, सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक लग रहा है बट आपने लिखा नहीं है ठीक, तौफीक। सब अभी से डॉक्टर है मेरा बच्चा। रुपसा क्या है आंसर्स, शिंजितो। फर्स्ट वाले के इनर सरफेस पे चार्ज, इनर 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 0 होगा, अंदर में तो कुछ नहीं आएगा, बाहर में कितना चार्ज आएगा, -q। ये दूसरे वाले के इनर सरफेस में कितना चार्ज, +q। इस पे टोटल चार्ज कितना रखना है, कितना दे दू बाहर की 0 हो जाए, यहां -q तो पोलराइजेशन से यहां पे, इस पे टोटल कितना रखना है, यहां पे कितना दे दूं, ये होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में कैसे करते हैं। ये एक पार्ट है, अभी पोटेंशियल पूछेंगे सबका तो खेल बदल जाएगा। पहले इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। जाओ आज के लिए पढ़ के आना जेईई मेंस, नेक्स्ट सैटरडे यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कल हो, पेपर बन चुका है।